हेलो क्लास। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सॉलिड स्टेट। एंड ये क्वेश्चन जो है, ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आएगा, हाफ ईयर एग्ज़ाम में चाहे फिर एनुअल एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के लिए। क्लास इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 1 मार्क्स के लिए और दूसरा जो है वो 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये क्लास तो इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और इस चैप्टर की क्लास मैं मैक्सिमम 3 या फिर 4 वीडियो आपको सेंड करूँगा। ये चैप्टर एकदम इजीली वे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है सॉलिड। सॉलिड क्या है? सॉलिड अ सब्सटेंस विच हैज़ इट्स फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो जिसका ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है, डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम्स होती है, जो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सब अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए क्लास यहाँ देखते हैं आगे कुछ और भी बातें। इट हैज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स विच इज़ स्ट्रॉन्ग। लेकिन या ये कह सकते हैं, अगर इसी लाइन को थोड़ा सा अपने ढंग से लिखना हो तो लिख सकते हैं, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप देखेंगे कोई भी सॉलिड है, अगर इसका न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस है चारों तरफ, ये देखेंगे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। इनके बीच, इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो है एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है। अच्छा, ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, तो कुछ हम ऐसे देखते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है सारे मोलिक्यूल सॉलिड के कुछ ऐसे चिपके होते हैं। आपको देखना होगा कि कुछ ऐसे सारे के सारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं ऐसे वो चिपके रहते हैं इससे, है ना। ये सारे जो है मोलिक्यूल्स इस तरह से चिपके होते हैं। देखिए इनके बीच जो है, ये बीच, इनके बीच ये बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे जहाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों चिपक चुके हैं आप, है ना। तो इनके बीच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस फोर्स होता है। एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज़ वेरी शॉर्ट। देखेंगे आप यहाँ पर, मैं चेंज कर दे रहा हूँ इस जगह पे, ये पोर्शन देखिए आप, ये पोर्शन बहुत ही कम है। ये पोर्शन मेरे यहाँ पे बनाने पे ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत कम दिखता है। अगर आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बहुत कम स्पेस दिखेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बॉन्ड बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। प्लस ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल? ये कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको हम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के नाम से जानते हैं। वेरी स्मॉल जो बॉन्ड होता है इनके बीच में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वाला बॉन्ड है ये बहुत छोटा होता है। बॉन्ड होता है लेकिन जैसे कि बॉन्ड, इतना बड़ा बॉन्ड नहीं लगेगा। अगर हम कहें यहाँ पे देखना चाहें, मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, तो इनके बीच जो लगने वाला बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो लगने वाला बॉन्ड है, इस तरह से लंबा नहीं लगता है, बहुत छोटा लगता है, क्योंकि इनके बीच का स्पेस क्या होता है वो बहुत कम है, ये छोटा लगेगा। ठीक क्लास, तो ये बात हो गई सॉलिड की। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड देखिए क्लास 2 टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलिन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलिन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, ये देखते हैं कैसे इसको किस बिहा पे डिवाइड किया गया। अब आप अपने चारों तरफ देखो कि जितनी भी हमारे पास सॉलिड चीज़ें हैं, क्या उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह से सेम आएगा? क्या उनका काटने पर से जो शेप आएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, वो क्या स्मूथ आएगा? तो क्लास इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे विंडो वगैरह पे जो ग्लास लगी हुई हैं, विंडोज़ वगैरह पे जो ग्लास लगती हैं, मतलब शीशे की बात कर रहे हैं, तो जो शीशा है, अगर आप उस शीशे को एक बीच में से कट करो, ये शीशा है, शीशे को अगर मैं यहाँ से कट करूँ इस तरह से, तो उसका शेप जो है, ये शेप इस शेप कैसा दिखेगा? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें स्मूथ दिखेगा, लगेगा कि एकदम अच्छे से कटा हुआ है। कभी भी इसे ग्लास टूट भी जाता है, देखो ना, उसका सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है। बाकी की चीज़ें जो जैसे लकड़ी वगैरह हो गया, ये टूटता है तो उसका जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप आता है, स्मूथ शेप, रफ सरफेस आता है। हम लोग गाँव की भाषा में कहते हैं कि अरे लकड़ी टूटी है, इसको खींच धंस जाएगी, का जो
पिन है वो पिन लग जाएगा, या जो लकड़ी निकली है बुरादे निकले वो धंस जाएंगे हमारे। तो इरेगुलर शेप आता है उसका। तो जिसका इरेगुलर शेप आता है वो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, और जिसका एकदम स्मूथ काटने पे स्मूथ सरफेस मिलता है उसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस। ठीक है, आगे और बातें देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इन प्रॉपर ऑर्डर। ये प्रॉपर ऑर्डर में ये लगे हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ देखिए, ए मतलब कि ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ए बी है ना, इस तरीके से लगे हुए। या सिंपली क्या है, यहाँ पे मैं ए बी ना लेकर के थोड़ा और बड़ा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ से क्या अगेन ए बी सी डी ई एफ जी, फिर ए बी सी डी ई एफ जी। तो इनका ये ऑर्डर है, मान लेते हैं ये ऑर्डर है। ए बी सी डी क्या है, ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बदले में ए बी सी डी ले रहा हूँ, इस तरह समझने के लिए। क्लास यहाँ देखो कि जब इसको हम यहाँ से देखो ध्यान से, मैं पेन चेंज कर देता हूँ एक बार फिर से। ये यहाँ से अगर हम इसको इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी का ऑर्डर मिला, फिर वापस ऐसे काटते हैं ना तो ए बी सी डी मिलेगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो ए बी सी डी ही मिलेगा, मतलब सेम मिलेगा। तो इसका क्या है, ये ऑर्डर में है, ये कह सकते हैं ये ऑर्डर में है। ठीक है, लेकिन अभी यहीं पर अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करूँ, तो यहाँ पर ए बी सी डी है, मैं थोड़ा और कम ले रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे बी सी डी ए है, फिर यहाँ से सी डी ए बी है, फिर यहाँ पे डी ए आएगा, डी ए बी सी है। ओके, तब यहाँ से कट करो तो ए बी सी डी मिला, यहाँ से बी सी डी ए मिला, यहाँ से कट करोगे तो सी डी ए बी मिलेगा, यहाँ पे डी ए बी सी मिलेगा। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है ये इरेगुलर ऑर्डर है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल एक ऑर्डर पैर में होते हैं, मतलब उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पैटर्न में होता है, ऑर्डर में होता है। और एमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल होते हैं वो ऑर्डर में नहीं होते, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते। ये लॉन्ग रेंज बनाता है। अभी हमने देखा उसमें ए बी सी डी ई तक बना के दिखाया था, और इसमें शॉर्ट रेंज के लिए ऑर्डर होते हैं लेकिन वो शॉर्ट रेंज। जैसे नहीं कहा था ए बी सी डी, तो इसके लॉन्ग रेंज चले जाएंगे। इसमें बी सी डी बना दिया तो ये ऑर्डर यहाँ तक सही गया, फिर उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ तक सही गया, शॉर्ट। फिर यहाँ पे सी डी बनाना था तो ये शॉर्ट में गया। तो क्रिस्टलिन सॉलिड में क्या होता है कि पूरे ऑर्डर कहीं से भी काटोगे तो ऑर्डर सेम रहेंगे, और इसमें ऑर्डर सेम नहीं रहेंगे शॉर्ट के टाइम पीरियड के लेके। नेक्स्ट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, जिसको कोई सब्सटेंस पिघलना शुरू कर देता है, जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहता है। और ये शार्प होता है, मतलब तुरंत पिघलना शुरू कर देता है। जैसे वो अपने टेम्परेचर पे पहुँचेगा वो तुरंत थटक से पिघलना शुरू कर देगा। लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड का, वो क्या होता है, रेंज में होता है। मतलब क्या कहें, ग्रेजुअली होता है, मतलब जैसे कि धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे है तो पहले थोड़ा सा ये पिघला, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये इधर पिघलेगा, थोड़ी देर बाद इधर पिघलेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये पिघलेगा, थोड़ी देर बाद ये पिघलेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये, थोड़ी देर बाद ये टेम्परेचर गेन कर देगा, थोड़ी देर फिर ये पिघलते हुए चले जाएंगे। मतलब लास्ट में क्या होगा, तब बहुत टेम्परेचर के बाद ये क्या होगा, पिघलेगा। इसे कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। इसमें जब एक बार मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा तो पिघलना शुरू हो गया, पिघल गया कुछ देर में। हाँ तो क्लास, तो इस तरह से इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब आता है कि जो ये क्या होते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड, ये एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्या बताया अभी, जो मैंने आपको एक ऑर्डर पेयर बताया था, ऑर्डर, तो जाइए देखते हैं कि ऑर्डर कैसा है। मैंने ऑर्डर बताया था ए बी सी डी ई, यहाँ पे क्या अगेन ए बी सी डी ई, फिर वापस से ए बी सी डी ई। चलो तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अगर हमने ऐसे कट किया, इस वाले तरीके से कट किया, तो इसका ऑर्डर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी सी डी के फॉर्म में मिलेगा। फिर हमने यहाँ से कट किया तो यहाँ से भी ए बी सी डी मिल रहेगा, यहाँ से भी कट किया तो ए बी सी डी। तो ये ऑर्डर पेयर में हमने देखा। लेकिन अगर वापस से हम इसको यहाँ से देखते हैं तो यहाँ देखिए कि ए मिल रहा है, यहाँ से कट करेंगे तो बी मिलेगा, यहाँ से कट करेंगे तो सी मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो डी मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो ई मिलेगा। मतलब हर बार जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर शेप के लिए अलग अलग मिल रहा है। हर शेप के लिए इस सॉलिड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर शेप के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा।
लेकिन वहीं बात करेंगे हम किसकी, एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसमें ए बी सी डी था, हाँ, फिर यहाँ पे बी सी डी ए था, वापस से सी डी ए बी था, फिर जो है डी ए बी सी है। तो क्लास ये पार्ट देखेंगे, यहाँ से अगर कट किया तो ए बी सी डी मिला, यहाँ से देखा तो भी ए बी सी डी मिला, मतलब कहीं से, फिर यहाँ पे बी सी डी ए मिला, मतलब हर जगह से इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम मिलेगा ना, कहीं से भी कोई भी शेप काटो। डायगनली भी काट के देखो, कैसे, अगर डायगनल काटेंगे तो डायगनली देखते हैं डायगनली कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे तो खैर क्लियर नहीं हो रहा है पार्ट, तो यहाँ से भी डायगनल देखेंगे तो जहाँ से भी डायगनल देखेंगे एक जैसा ही दिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो शेप बढ़िया से नहीं बना था, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब एक एग्जांपल की बात करें, देखिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दे रखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि ये NaCl क्वार्ट्ज और ग्लास मतलब जो आपके पास शीशा है वो, और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी कोई लिक्विड हो, वो भी हमारा एमॉर्फस सॉलिड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिस्टलिन को फर्दर डिवाइड किया गया 4 पार्ट में, कौन कौन से, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। ये क्रिस्टलिन के 4 पार्ट हैं, मोलिकुलर, ऑनिकुलर या फिर आयनिक कहेंगे, मोलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और नेटवर्क या फिर कोवेलेंट। तो मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, ज़रा ध्यान दो। तो क्लास मोलिकुलर सॉलिड क्या बताया मैंने, मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है कि दो सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ध्यान देगा, दो सॉलिड हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मोलिक्यूल, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, मोल्स के फॉर्म में, मतलब मोलिक्यूल्स बने। मोलिक्यूल पता है ना, तो ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मोलिक्यूल्स, पता ही ये चीज़। तो एटम का जो ग्रुप बनेगा उसको हम मोलिक्यूल कहेंगे। इसमें एग्जांपल दिया गया सॉलिड का, सॉलिड H2 मतलब सॉलिड हाइड्रोजन जो है, इसका एग्जांपल आएगा, क्योंकि इसमें H और H एटम मिल करके मोलिक्यूल बनाते हैं और इसको सॉलिड बनाया जाता है। अब मोलिकुलर सॉलिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का लो कंडक्टर होता है, मतलब कंडक्टर होता है लेकिन बहुत पार्शियली करंट पास करता है। कौन, मोलिकुलर सॉलिड, बहुत ज़्यादा करंट पास अपने साथ नहीं करता। नेक्स्ट, अब इसके भी जो मोलिकुलर सॉलिड है इसके भी 3 पार्ट हैं, एक पोलर फॉर्म या पोलर सॉलिड, दूसरा नॉन पोलर सॉलिड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो एग्जांपल देखेंगे कि हम किसका, पोलर वाले का। तो पोलर वाले का एग्जांपल क्या आएगा, इसमें पोलर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस और कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर डाइपोल बने, डाइपोल मतलब द्विध्रुव बने। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहीं पे आएगी कहीं पे, मतलब ये यहाँ पे आएगी, और इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ मिलेगी, यहाँ कुछ मिलेगी, है ना। तो इन दोनों के बीच एक डाइपोल बनेगा, और डाइपोल से क्या होगा, पोलर फॉर्म बनेगा। इसमें एग्जांपल दिया गया हाइड्रोक्लोरिक और अमोनिया। नॉन पोलर में क्या होता है कि जिसमें डाइपोल न बने, डाइपोल बने भी तो अपने मोलिक्यूल्स की फॉर्म में ही बने, तो ये होगा H2NCl2। और एक होता है H बॉन्डेड, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जो होगा, जो H के साथ बॉन्ड बनाएगा, जैसे H2O या वाट ऑक्सीजन के साथ H जो है ये बॉन्ड तैयार करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नेक्स्ट आता है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, ऐसे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉलिड कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आयन हो, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, वो आयन्स हो। आयन बताना कि आयन जो इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं वो आयन बनाते हैं, इधर आयन जो इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करते हैं वो निगेटिव आयन बनाते हैं। तो 2 टाइप के हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि NaCl कैसे फॉर्म होता है, एक आयन बनाता है Na+ और Cl बनाता है माइनस, दोनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl बनाएगा। आपको पता होगा क्लास 11th के 4th चैप्टर में केमिस्ट्री के आपने पढ़ा होगा बॉन्ड के बारे में, तो आपको ये आयनिक बॉन्ड अच्छे से समझ में आता होगा। अच्छा, आयनिक बॉन्ड जो है ये मोल्टन फॉर्म में जब होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं,
तब ये करंट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कब? जब ये मोल्टन फॉर्म मतलब पिघले हुए द्रवित रूप में होते हैं। आयनिक सॉलिड जो द्रवित रूप में होते हैं ये तब जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर द्रवित रूप में नहीं है मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं है या मोल्टन फॉर्म में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या होता है कि ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब या सीधा मेटालिक बॉन्ड बनाए। सिंपली समझो मेटालिक बॉन्ड मतलब मेटल से जो सॉलिड बनता है उसको हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फेरस से बना, निकेल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? मेटालिक सॉलिड, मेटल है मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट आता है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है भाई? जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड की वजह से जो सॉलिड तैयार होगा। कोवेलेंट बॉन्ड पता है ना कैसे बनता है? जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन, सिलिकॉन, है ना। तो ये क्या होता है अच्छा एक और बात क्लास, मैंने यहाँ पे मेटालिक वाले में बताने कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं कि नहीं, तो आपको पता चल गया कि मेटल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर ही होंगे, गुड कंडक्टर होते हैं। तो इसमें देखो क्या बनता है, दो सॉलिड विच फॉर्म्ड एज चेन एज नेटवर्क, या चेन बनाए या फिर नेटवर्क बनाए। जैसे डायमंड ग्रेफाइट का चेन बनता है, हमने पढ़ा था कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th में। अब कुछ बातें नोट करेंगे। नोट क्या है? इन कोवेलेंट सॉलिड देयर इज़ ए नॉन मेटालिक बॉन्ड अपीयर। यहाँ पे नॉन मेटालिक बॉन्ड मतलब जितने होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, है ना, गिल्नियम या गैलियम, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके, अच्छा सिलिकॉन कभी कभी उसमें आता है, कभी कभी क्या हमेशा आता है, ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ नॉट एन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधा कहना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या आता है? क्रिस्टल लैटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड पर, क्रिस्टलाइन सॉलिड पता है ना, जो भी मैंने बताया जितने थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे कि मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस पर हम इलेक्ट्रॉनों की क्या कर रहे हैं? बम्बार्डिंग कर रहे हैं, इस पर बौछार कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गए, जब इलेक्ट्रॉन गए इसके ऊपर तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचते हुए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग हो रही है, तो जब इसके पास से करेंगे तो ये रिपल कर जाएंगे इधर उधर। मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग कर रहे हैं, किसकी बम्बार्डिंग कर रहे हैं? ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होगा, ऐसा बीच में न्यूक्लियस होगा, है ना, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इसके ऊपर बम्बार्डिंग कर रहे हैं ना, मैं पेन चेंज कर दूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से, जहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन के उसमें रेंज में आएगा तो यहाँ से रिपल्सन हो जाएगा। और यही प्रोसेस कुछ दूर तक अगर हम लोग करते हैं, कुछ देर तक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा इस तरह से कुछ हमें डॉटेड दिखाई देंगे। इस तरह से हमें क्या दिखाई देगा? ये डॉटेड दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। अब इस डॉटेड को हम डिफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। इन डॉटेड को क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन पॉइंट या डिफ्रैक्शन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। इसी डिफ्लेक्शन पॉइंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इसी डिफ्लेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इसी डिफ्लेक्शन पॉइंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब इसी क्रिस्टल लैटिस को अगर हम इस तरह से मिला दें, ऐसे इसी क्रिस्टल लैटिस को ऐसे मिला दें तो ये क्यूब जैसा फॉर्म दिखेगा, ऐसा, है ना, जैसा ये देखिए यहाँ बनाया गया है सेम टू सेम। तो इफ़ यू ज्वाइन, यहाँ पे लिखा गया देखिए, इफ़ वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इट फॉर्म ए शेप आर कॉल्ड यूनिट सेल। अब इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं यूनिट सेल। ठीक क्लास, तो बाकी की बातें हम कल करेंगे, कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।